नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। फरवरी में संपन्न हो जाएगा नगर निकायों के चुनाव, राज्यपाल ने दी सहमति। बहुप्रतीक्षित नगर निकायों के चुनाव राज्य में जल्द ही संपन्न हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 मार्च से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार 28 फरवरी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 7 कार्य दिवसों तक नामांकन की अवधि होगी। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और 2 दिनों तक नामांकन वापसी की तिथि रहेगी। इस तरह 10 फरवरी तक चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद 14-15 दिन प्रचार का समय होगा। 24 या 25 फरवरी को मतदान होने की संभावना है। 28 फरवरी तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। होली से पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि फूलों की माला पहन लेंगे। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए चुनावी कार्यक्रमों की सूची सरकार को भेज दी थी। कैबिनेट में चुनाव कार्यक्रम संबंधी बंद लिफाफे पर सहमति दे दी गई। उसके बाद उसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया। राज्यपाल ने आज बजट सत्र और निकाय चुनाव संबंधी कार्यक्रमों पर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद अब राज्य सरकार प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। यहां मालूम हो कि राज्य के कुल 48 नगर निकायों में वर्षों से चुनाव लंबित है। इनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। आधे से अधिक निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है। कोरोना महामारी के कारण उस समय सरकार ने निकायों के चुनाव को स्थगित कर दिया था। बाद में एक साथ सभी निकायों में चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, लेकिन ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट को लेकर फिर मामला उलझा। अंततः हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार को हर हाल में 31 मार्च तक चुनाव कराने का आदेश दिया। झारखंड में और गिरेगा पारा, 13 व 14 को चलेगी शीतलहर। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं 9 जिलों का न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जिसमें रांची सहित डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला, पाकुड़ और गुमला शामिल है। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग में 13 जनवरी को 13 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इन जिलों में रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला शामिल है। वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 7 डिग्री, 14 जनवरी को अधिकतम 21 और न्यूनतम 6 डिग्री, 15 जनवरी को अधिकतम 21 और न्यूनतम 6 डिग्री तथा 16 जनवरी को अधिकतम 22 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। रांची बूटी मोड़ में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। रांची के बूटी मोड़ इलाके में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ये अभियान शिवाजी प्रतिमा के आसपास किया जा रहा है, जहां नगर निगम की जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर दुकानें और मकान बना लिए थे और लंबे समय से वहां व्यापार भी किया जा रहा था। इससे न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा बढ़ रहा था, बल्कि आसपास का इलाका भी अव्यवस्थित होता जा रहा था। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अपनी जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की है। अभियान के दौरान पहले लोगों को जगह खाली करने की सूचना दी गई। इसके बाद अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस दौरान कच्ची और पक्की दोनों तरह की दुकानों और मकानों को तोड़कर हटाया गया है। नगर निगम का कहना है कि ये जमीन निगम की है और इसे आम जनता के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। पलामू में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। पलामू जिला में पांकी थाना क्षेत्र के कोनवाई के पिपरा के इलाके में एक गाड़ी और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। स्कॉर्पियो पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए संचार कंपनी के लोग सवार थे। पांकी थाना क्षेत्र के नुरू के रहने वाले भरत साव एवं
व्यास यादव बाइक से घर जा रहे थे। इसी क्रम में डाल्टनगंज पांकी रोड पर कोनवाई के पिपरा में सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में भरत एवं व्यास गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि स्कॉर्पियो को ड्राइवर भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। सभी को इलाज के लिए पांकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भरत एवं व्यास को मृत घोषित कर दिया। पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने इस हादसे की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो और बाइक के बीच सीधी टक्कर हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जख्मी दोनों युवक की मौत के संबंध में जानकारी मिली है। स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है एवं छानबीन कर रही है। स्कॉर्पियो पर सरकारी क्षेत्र के संचार कंपनी से जुड़े हुए लोग सवार थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। रांची में लापता मासूम अंश और अंशिका का सुराग नहीं, पुलिस ने सूचना देने पर 2 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 2 जनवरी 2026 को लापता हुए मासूम भाई बहन अंश कुमार और अंशिका कुमारी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से आम जनता से मदद की अपील की गई है। साथ ही बच्चों के संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय रांची ने आम जन से अपील की है कि यदि किसी को इन दोनों बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या वे कहीं दिखाई देते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस द्वारा जारी विवरण में बताया गया है कि अंश कुमार की पहचान पीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग के हाफ पैंट से की जा सकती है, जबकि अंशिका कुमारी ने नीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहन रखी है। बच्चों के पिता का नाम सुनील कुमार बताया गया है। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों और धुरवा थाना के संपर्क नंबर भी जारी किए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे सूचना दे सके। रांची पुलिस का कहना है कि बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जनता के सहयोग से जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। बता दें कि अंश कुमार उम्र 5 वर्ष और अंशिका कुमारी उम्र 4 वर्ष 2 जनवरी धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने घर से किराना दुकान के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से वे वापस नहीं लौटे। इस संबंध में धुरवा थाना संख्या 1/2026 दिनांक 3 जनवरी 2026 को भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश की जा रही है। धनबाद में हाईवा के धक्के से बीसीसीएल कर्मी की मौत, विरोध में कतरास मुख्य मार्ग जाम। धनबाद जिले के जोगता में डीएसपी कार्यालय के समीप स्थित चर्च के पास सोमवार को सड़क हादसे में बीसीसीएल कर्मी की मौत हो गई। मुरीडीह कोलियरी के D12 14 नंबर कोल डंप की ओर जा रहे हाईवा की चपेट में आकर लालटेन अंगार पथरा निवासी 52 वर्षीय पोखन भुइया की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धनबाद कतरास मुख्य मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोयला ढुलाई में लगे भारी वाहनों की तेज रफ्तार व लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए संबंधित एजेंसियां कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। सूचना मिलते ही जोगता थाना प्रभारी पवन कुमार, लोयाबाद थाना प्रभारी पीकू प्रसाद व तेतुलमारी थाने के अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे व लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। परिजनों ने ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से मुआवजे की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत तेज, बीजेपी के सवाल पर जेएमएम ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक शिष्टमंडल दावोस और लंदन दौरे पर जा रहा है। ये पहला अवसर होगा जब 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड से जोहार की गूंज सुनाई देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र निर्माण, पर्यटन और वनोत्पाद जैसे विषयों पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा का उद्देश्य निवेश की संभावनाओं से लबरेज झारखंड को एक प्रमुख निवेश का गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि इससे पहले के विदेश दौरे का राज्य को क्या लाभ मिला, इसे पहले जनता को हिसाब देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने विदेश दौरे पर सवाल खड़ा करते
हुए कहा है कि राज्य की जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उससे साफ लगता है कि विदेश दौरा सिर्फ एक यात्रा बनकर न रह जाए। बीजेपी के सवाल पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी को झारखंड विरोधी बताते हुए कहा है कि झारखंड प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे, ये उन्हें पसंद नहीं है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये विदेश दौरा मील का पत्थर साबित होगा। विश्व आर्थिक मंच 2026 का विषय ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग एंड अनलॉकिंग न्यू सोर्सेज ऑफ ग्रोथ रखा गया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन को व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली वैश्विक मंचों में से माना जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस मंच पर झारखंड की उपस्थिति वैश्विक उद्योगपतियों और निर्णयकर्ताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करने में सहायक होगी। गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 युवकों की मौत। गढ़वा रहला मुख्य सड़क पर रविवार देर रात एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 युवकों की जान चली गई। बेलचंपा गांव के समीप तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने एक स्कॉर्पियो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सड़क किनारे पिचक कर रह गया। हादसा इतना भयावह था कि स्कॉर्पियो में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। सूचना मिलने पर गढ़वा पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्कॉर्पियो में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए कटर मशीन की मदद लेनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों की पहचान पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के लवर पांडु गांव निवासी लखन पासवान के पुत्र नरेंद्र कुमार पासवान 30 वर्ष, शंभू पासवान के पुत्र जितेंद्र पासवान, विश्रामपुर थाना क्षेत्र के भंडार गांव निवासी मनोज पासवान के पुत्र बादल पासवान और अशोक पासवान के पुत्र बिक्की कुमार के रूप में हुई है। सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार चारों युवक स्कॉर्पियो से बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव गए थे, जहां जितेंद्र पासवान की मौसेरी बहन की सगाई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देर रात वे सभी घर लौट रहे थे, तभी बेलचंपा गांव के पास हादसा हो गया। टक्कर के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां रोने बिलखने और चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। 4 युवकों की एक साथ मौत की खबर से उनके गांवों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने गढ़वा रहला मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि रात के समय हाईवा और अन्य भारी वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार के कारण इस मार्ग पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। पुलिस ने बताया कि फरार हाईवा की तलाश की जा रही है और मामले की जांच जारी है। सादे लिबास में ग्राहक बनकर पिस्टल लेने पहुंचे डीएसपी। रांची के हिंदपीढ़ी में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदपीढ़ी इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से बड़ी संख्या में पिस्टल, कट्टे, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद एक विशेष योजना बनाई गई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए स्वयं सादे लिबास में ग्राहक बनकर हथियार तस्करों तक पहुंचे, जबकि पुलिस के अन्य अधिकारी और जवान आसपास पहले से सादे कपड़ों में तैनात थे। शनिवार रात करीब 11:30 बजे डीएसपी बड़ी मस्जिद लेन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कबीर नामक युवक से हुई। बातचीत के दौरान पिस्टल को लेकर सौदेबाजी शुरू हुई। कबीर ने पिस्टल की कीमत 70 से 75 हजार रुपये बताई, लेकिन मोलभाव के बाद 42 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, डीएसपी के संकेत पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कबीर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कबीर के पास से एक 9 mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उसने लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल होने और विभिन्न अपराधियों को हथियार सप्लाई करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शाहनवाज आलम, मोहम्मद सैफ, अनुज ठाकुर और अंकित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। बहरागोड़ा में सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल, 3 बारीपदा रेफर।
बहरागोड़ा प्रखंड को बरसोल थाना क्षेत्र में NH49 पर खंडा मौदा चौक के समीप सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। 2 बाइक और 1 साइकिल के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। इनमें 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार परुलिया पंचायत के लालसाई गांव निवासी बुद्धदेव दास अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान खंडा मौदा चौक के पास उन्होंने बाइक से नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही एक और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दूसरी बाइक पर नंदन जाना और दलपति जाना सवार थे। तीनों घायल हो गए। वहीं इस टक्कर की चपेट में आकर साइकिल से अपने घर लौट रहे खंडा मौदा पंचायत के दिघी वृदा गांव के निवासी पति पत्नी भी घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद NHAI की एम्बुलेंस से 5 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 3 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें PRM मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर कर दिया। अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की कमी के कारण घायलों को बारीपदा भेजने में समस्या आ रही थी। ऐसे में विधायक निधि से प्राप्त एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया और घायलों को बेहतर इलाज के लिए बारीपदा भेजा गया। कोलकाता से जमशेदपुर तोतों की हो रही थी तस्करी, वन विभाग ने 2 को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के साकची गोल चक्कर पर रविवार शाम वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लाए जा रहे 100 से अधिक तोतों को जब्त किया है। सभी तोते कोलकाता से जमशेदपुर लाए गए थे, जिन्हें साकची और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की योजना थी। इससे पहले ही वन विभाग को गुप्त सूचना मिल गई थी, जिसके आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तोतों को एक पेटी में बंद कर ऑटो के माध्यम से शहर में लाया जा रहा था। जैसे ही ऑटो साकची गोल चक्कर के पास पहुंचा, वन विभाग की टीम ने उसे रोक लिया। तलाशी के दौरान पेटी से दर्जनों तोते बरामद किए गए। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस अवैध तस्करी में सीधे तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि कोलकाता से और भी तोते जमशेदपुर लाए गए हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग इलाकों में छिपाकर रखा गया है। इस जानकारी के बाद वन विभाग की टीम दोनों आरोपियों को साथ लेकर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है, ताकि अन्य तोतों की भी बरामदगी की जा सके। मामले को लेकर DFO सबा आलम अंसारी ने बताया कि जब्त किए गए सभी तोते कोलकाता से लाए गए थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे भी और तोतों की बरामदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग का कहना है कि वन्यजीवों की तस्करी एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में 4 माह के अपहरित बच्चे को पुलिस ने किया सकुशल बरामद, महिला गिरफ्तार। कोवाली थाना क्षेत्र से अपहरित 4 माह के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया और एक अपहरणकर्ता महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना 11 जनवरी कोवाली थाना अंतर्गत ढेगाम हाट बाजार में हुई। रंगामटिया निवासी प्रतिमा सरदार अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बाजार में मुर्गी बेचने आई थीं। बाजार में काफी भीड़ थी, जिसका फायदा उठाकर ये वारदात हुई। जानकारी के अनुसार भीड़ के कारण प्रतिमा सरदार ने अपने 4 माह के बेटे इंद्रदेव सरदार को अपनी 6 वर्षीय बेटी ममता सरदार के पास रखने के लिए दिया था। दोपहर करीब 3 बजे भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात महिला बच्चे इंद्रदेव को अगवा करके ले गई। पीड़ित परिवार द्वारा इस अपहरण की सूचना पुलिस को संध्या 6 बजे मिली। सूचना मिलते ही SP ग्रामीण ऋषभ गर्ग के निर्देश पर DSP के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए घटना के 14 घंटे के भीतर अपहरित बच्चे इंद्रदेव सरदार को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अपहरणकर्ता महिला की पहचान झूमानानी मंडल की हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे इंद्रदेव सरदार को उसकी मां प्रतिमा सरदार को सकुशल सौंप दिया गया। ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास, हथियार से लैस वर्दी में पहुंचे थे अपराधी। लूट का प्रयास किया, फिल्मी अंदाज में शोरूम को लूटने आए अपराधी संचालक की सूझबूझ से घटना टल गई। रविवार को फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में ज्वेलरी शोरूम में लगभग 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे, जिसमें 2 खाकी वर्दी पहने हुए थे। अपराधी संचालक से शोरूम की सुरक्षा को लेकर पूछताछ की और खुद को जांच अधिकारी बताया, लेकिन शोरूम संचालक को उनकी बातों पर शक हुआ। तभी शोरूम की सुरक्षा में लगे गार्ड से नकाब पहने हुए 2 अपराधी उसकी बंदूक छीन ली। इसके बाद सभी अपराधी लूट की मंशा से हथियार निकाल ली कि तभी शोरूम में लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगा, जिससे अपराधी पकड़े जाने के भय से भाग गए। शोरूम संचालक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर गहन जांच कर रही है। पुलिस ने CCTV कैमरे को भी खंगाला, जिसमें अपराधियों की तस्वीर कैद हुई है और कई सारे सबूत इकट्ठे करने में लगी है। पुलिस अभी किसी की पहचान को लेकर विशेष कुछ नहीं कह रही है, मगर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
मुस्कान अवार्ड जीतने की रेस में शामिल होगा रांची सदर अस्पताल। स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद तेज हुई तैयारी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रांची का सदर अस्पताल रांची का मुस्कान अवार्ड पाने वाला पहला सदर अस्पताल होगा। राज्य सरकार की ओर से मुस्कान अवार्ड के लिए सर्टिफिकेशन मिलने के बाद सदर अस्पताल रांची ने शिशु रोग विभाग के सभी मानकों पर खड़ा उतरने के लिए जरूरी मानक के अनुरूप अपग्रेड करने का काम भी शुरू कर दिया है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड के नॉमिनेशन से पहले बेहद जरूरी झारखंड सरकार की अनुमति सदर अस्पताल को मिल गई है। उन्होंने कहा कि अब अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर पर मुस्कान अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा। कहा कि नॉमिनेशन से पहले सदर अस्पताल के शिशु रोग विभाग में संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड पाने के लिए जरूरी अपग्रेड के लिए 50 पेज का चेकलिस्ट है। इसके अनुसार अब पीडियाट्रिक विभाग को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरवरी के मध्य तक मुस्कान अवार्ड के लिए सेंट्रल टीम सदर अस्पताल का दौरा करेगी और यहां बच्चों के इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि मुस्कान अवार्ड पाने के लिए शिशु रोग के इलाज की इंडोर और आउटडोर की पूरी व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टरों नर्सों की संख्या, उनकी जानकारी, ट्रेनिंग, वैक्सीनेशन की सुविधा, वेंटिलेटर और वार्मर की सुविधा कैसी है, इसका निरीक्षण होता है। गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक साथ 12 ठिकानों पर मारा गया छापा। धनबाद जिले में प्रिंस खान के गुर्गे, उसे आर्थिक व अन्य प्रकार से सहयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर, पांडरपाला, भूली समेत 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई, जहां कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पांडरपाला स्थित भट्ठा मोहल्ला इलाके में जमीन कारोबारी मो कैश के आवास पर छापेमारी की गई। वहीं पांडरपाला क्षेत्र में फल कारोबारी वसीम के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। साथ ही वासेपुर के आरा मोड़ स्थित उसकी फल दुकान की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा वासेपुर के गुलजार बाग इलाके में बाबू खान के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची। इस कार्रवाई के दौरान जानवरों के कारोबार से जुड़े नदीम खान और शाहरुख को पुलिस हिरासत में लेने की सूचना है। तलाशी के दौरान नकदी भी बरामद होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस की ओर से फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एसएसपी ने साफ संकेत दिया है कि प्रिंस खान को मदद देने वाले सफेदपोश लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ये कार्रवाई प्रिंस खान के संगठित गिरोह को खत्म करने और उसके गुर्गों को जेल भेजने के लिए की गई। इस छापेमारी का नेतृत्व सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस व सुरक्षा बल शामिल थे। इसके साथ ही सभी डीएसपी भी मौके पर मौजूद थे। इधर मामले को लेकर एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि प्रिंस खान के गुर्गों और उसके गैंग में शामिल हुए अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर, भूली और पांडरपाला समेत कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस की कुल 12 टीम छापेमारी में मौजूद थीं। देवघर अहमदाबाद सीधी उड़ान की राह हुई आसान, मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। देवघर से गुजरात के अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देवघर अहमदाबाद रूट पर उड़ान संचालन को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। अब केवल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की औपचारिक मंजूरी शेष है। इसके मिलते ही इस रूट पर नियमित उड़ानें शुरू होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है और जल्द ही अंतिम अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अकासा एयरलाइंस ने देवघर अहमदाबाद रूट पर नियमित उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। संभावना है कि इसी एयरलाइन को इस रूट के लिए स्लॉट आवंटित किया जाएगा। फिलहाल देवघर एयरपोर्ट पर स्लॉट आवंटन की प्रक्रिया जारी है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और एयरपोर्ट की मौजूदा संचालन क्षमता को देखते हुए किसी बड़ी तकनीकी अड़चन की संभावना नहीं है। डीजीसीए की मंजूरी मिलते ही अकासा एयरलाइंस की ओर से उड़ान का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। देवघर अहमदाबाद सीधी उड़ान शुरू होने से देवघर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र अहमदाबाद से सीधे जुड़ जाएगी। गुजरात में संथाल परगना क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में छात्र, कामगार, व्यवसायी और नौकरी पेशा लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक और समय बचाने वाली हो जाएगी। नई हवाई सेवा से न सिर्फ यात्रा का समय और खर्च कम होगा, बल्कि देवघर एयरपोर्ट की उपयोगिता बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। धनबाद में भूधसान, चपेट में आए कई घर, प्रशासन से की मुआवजा की मांग।
धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के महुदा अंतर्गत भाटडीह ओपी क्षेत्र स्थित मुरलीडीह पावर हाउस 18 नंबर के निकट अचानक जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई। इस भूधसान की चपेट में कई घर आ गए, जिनमें से कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई घरों में गहरी दरारें पड़ गईं। प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भूधसान के कारण घरों के साथ ही कीमती सामान, बाइक, गहने, नकदी और अन्य सामग्रियां भी जमीन में समा गईं। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, बाइक के साथ जो पैसा था सब जमीन के अंदर चला गया। अब कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी प्रभावित महिला ने कहा, देखते ही देखते पूरा घर बैठ गया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, घर में बाइक, पलंग, मोबाइल समेत कई सामान थे, सब कुछ जमीन के नीचे चला गया। बागमारा अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि भूधसान की सूचना मिली है और कई घर धंसने की खबर है। उन्होंने कहा कि सोमवार को घटनास्थल का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान बीसीसीएल के अधिकारी और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रभावित परिवारों को तत्काल पुनर्वास, रहने और खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। गोयलकेरा में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के गोयलकेरा मनोहरपुर मुख्य मार्ग पर रतनबुरु पहाड़ के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है। बताया गया कि गोयलकेरा प्रखंड के गुलरुआ गांव के निवासी दो युवक अशोक टूडू व लाल मरांडी बाइक पर सवार होकर गोयलकेरा बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महादेव शाल के समीप रतनबुरु पहाड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों युवक गिरकर घायल हो गए। अशोक टूडू को सिर, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी गंभीर चोटें आई थीं, वहीं लाल मरांडी को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को गोयलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने अशोक टूडू को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए उसे चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में अशोक टूडू की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 22 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी से ग्रामीणों में दहशत। 72 घंटे से ड्रोन भी नहीं कर पा रहे ट्रैक। 30 गांव हाई अलर्ट पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले और ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में एक दंतैल हाथी बीते 11 दिनों से लगातार दहशत फैला रहा है। इस दौरान हाथी के हमलों में अब तक 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि झारखंड और ओडिशा की संयुक्त वन विभाग टीम, विशेषज्ञों और ड्रोन कैमरों के बावजूद हाथी को ट्रैक नहीं किया जा सका है। पिछले 72 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हाथी अब भी नजरों से ओझल है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मझगांव प्रखंड के बेनीसागर इलाके में दंतैल हाथी करीब 12 घंटे तक एक ही स्थान पर मौजूद रहा। इस दौरान उसे ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ने की तैयारी भी की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और घने जंगल के कारण ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। मौका पाकर हाथी उड़ीसा सीमा की ओर स्थित काजू बागानों में प्रवेश कर गया, जहां से उसका कोई स्पष्ट लोकेशन अब तक नहीं मिल सका है। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम नोवामुंडी क्षेत्र में कैंप कर हाथी की संभावित गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। ड्रोन के माध्यम से लगातार जंगल और सीमावर्ती इलाकों की निगरानी की जा रही है, लेकिन अब तक हाथी की पुख्ता लोकेशन सामने नहीं आई है। वन विभाग को आशंका है कि हाथी जंगल के अंदर गहरे हिस्सों में छिपा हुआ है और मौका मिलते ही फिर से आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ सकता है। हाथी के लगातार हमलों से बेनीसागर, खड़पोस और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में अकेले सोने से डर रहे हैं। कई गांवों में 15 से 20 लोग एक ही पक्के मकान में रात गुजार रहे हैं। महिलाएं और बच्चे सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। गांव के पुरुष मशाल और टॉर्च लेकर पूरी रात पहरेदारी कर रहे हैं। बीते 3 दिनों में इसी क्षेत्र में हाथी के हमले से 3 और लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ गई है। बहरागोड़ा के NH 18 पर 2 बाइक की टक्कर में पति पत्नी घायल, पत्नी की हालत नाजुक। बहरागोड़ा में NH 18 पर संतोष होटल के समीप सोमवार को सड़क हादसे में गुड़ाबांदा निवासी मानसिंह हांसदा व उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मानसिंह हांसदा अपनी पत्नी मालती के साथ बहरागोड़ा से बाइक से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में संतोष होटल के पास तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति पत्नी सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए और बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार अपनी लेकर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत एक निजी वाहन का इंतजाम किया और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मालती हांसदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।
पलामू में बाबा बागेश्वर के नाम पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से लाखों की ठगी, बेटे के नाम किया था इमोशनल ब्लैकमेल। पलामू जिले में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से लाखों के जेवरात की ठगी हुई है। ठगों ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को बताया था कि वो बाबा बागेश्वर के यहां से आए हैं। घटना के बाद में पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है। पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि कोढ़ा गैंग से जुड़े सदस्यों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया होगा। दरअसल मेदिनीनगर शहरी में तैनात आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पुष्पा देवी बेरिया चौक के इलाके में किराए के मकान में रहती है। निजी कार्य से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर दुकान पर गई थी। दुकान से लौटने के क्रम में एक युवक सुपरवाइजर पुष्पा देवी से डॉक्टर कविता का पता पूछा। बाद में युवक ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से कहा कि वो बाबा बागेश्वर के यहाँ से आया है। युवक द्वारा ये कहा गया कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का इकलौता बेटा है, उसके जान को खतरा है। खतरे को टालने के लिए जेवर का शुद्धिकरण करवाना होगा। इस दौरान एक और युवक मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर पुष्पा देवी को पूरी तरह से इमोशनल कर दिया। बाद में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के द्वारा दोनों युवकों को 12 अलग अलग प्रकार के सोने के जेवरात दिए गए। जेवर शुद्धिकरण करने के बाद दोनों ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को 52 कदम पीछे चलने को कहा। वो जैसे ही 52 कदम पीछे चली, ठग सोने के जेवरात को लेकर फरार हो गया। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि आशंका है कि इस घटना के पीछे कोढ़ा गैंग का हाथ है। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि महिला से ठगी की घटना हुई है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।